हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेबर लॉज की सीरीज में हमने स्टार्ट किया था द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसका पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज़ अवेलेबल ऑन बोथ एडुकेशियस एंड आवर यूट्यूब चैनल. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद पार्ट 2 of the Industrial Dispute Act 1947. These are not part defined in the act, but basically we have segmented various parts of this dispute act so as to make smaller videos and let the aspirant understand about every aspect of the Industrial Dispute Act. So in the first part we have covered the definition under various Industrial Dispute Act 1947. In the second we'll start with machineries involved in resolution of industrial disputes. So let's move on to Educacious. Myself S.K. Bura, Labor Enforcement Officer, and I welcome you to the digital learning platform Educacious. And let's start with the video today. Authorities which are defined under the Industrial Dispute Act 1947. What are the authorities being provided in the Industrial Dispute Act 1947 for the resolution of industrial dispute and maintenance of harmonious industrial relations? Let's start with it. Works committee. The first one is works committee. Second one is conciliation officer. Third one is board of conciliation. Fourth one is grievance redressal committee. Court of inquiry, labor court, industrial tribunal, and the final one is at the national level, national tribunal. So these are the various authorities with various machineries being provided under the Industrial Dispute Act 1947 for the resolution of disputes. ये 8 अथॉरिटी बेसिकली प्रोवाइड की गई हैं. वर्क्स कमिटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड द नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. वर्क्स कमिटी. वर्क्स कमिटी is being dealt in section 3 of the act. The works committee has to be set up. Has to be set up means there is a mandatory condition. Mandatory condition to be set up by the employer in his industrial employment if he employs 100 or more workmen. अगर किसी भी कारखाने में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी शॉप में, ठीक है, अगर 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्क्स कमिटी बनाना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत मैंडेटरी है. ही द एम्प्लॉयर हैज़ टू सेट अप. ठीक है. और वर्क्स कमिटी का पार्ट कौन कौन होंगे? देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड एंड वर्कमैन साइड एम्प्लॉयड इन दैट एस्टेब्लिशमेंट. मीन्स वर्क्स कमिटी इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव, इक्वल नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव. द कमिटीज रोल इज, क्या रोल है उसका? टू प्रमोट, सिक्योर एंड प्रिजर्व गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन. तो बेसिकली एक ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करना बेसिकली एक ही गोल है इन सारी मशीनरीज का, कि डिस्प्यूट ना हो, इंडस्ट्री स्मूथली फंक्शन करे और देश की अर्थव्यवस्था के अंदर सहायता करे और उसको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे. इट विल ट्राई टू एंश्योर दैट नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेवलप्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन ऑन द मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न. बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड मैटर है, इंडस्ट्री रिलेटेड कंसर्न है, उसके बीच में एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में कोई डिफरेंसेस पैदा ना हो, कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो. ये सब इंश्योर करना एट द वेरी फर्स्ट बेसिक लेवल इज द वर्क ऑफ वर्क्स कमिटी. सेक्शन 3 के अंदर जो डील की गई है, सबसे पहले सुलझाने का काम करेगी कोई भी मुद्दा डिस्प्यूट का वर्क्स कमिटी. वर्क्स कमिटी से मुद्दा नहीं सुलझा मतलब बाई पार्टाइट डिस्कशन. बाई पार्टाइट मीन्स involvement of two parties, one is employer side, one is employee side. तो हम एक थर्ड पार्टी जो कि ट्राई पार्टाइट हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन की तरफ जाएंगे जिसका नाम होगा कॉन्सिलिएशन ऑफिसर. हिंदी में समझे तो समझौता अधिकारी. समझौता अधिकारी. समझौता अधिकारी के पास जाएंगे. समझौता अधिकारी बेसिकली लेबर डिपार्टमेंट के अंदर इस एक्ट के तरफ देखा जाए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में तो बेसिकली लेबर कमिश्नर लेवल के ऑफिसर होते हैं. अगर देखा जाए सेंट्रल स्फेयर के अंदर तो स्टार्टिंग विद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर एंड द चीफ लेबर कमिश्नर. दीज
these are designated to be the conciliation officer under the provisions of the Industrial Dispute Act 1947. स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी लेबर कमिश्नर, डेप्यूटी लेबर कमिश्नर और these are the conciliation officer. So conciliation officer are being appointed by central or state government, जो भी है, क्योंकि because it is a part of concurrent list of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, डेजिग्नेट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट करेगी. एंड वन कॉन्सिलिएशन ऑफिसर मे बी अपॉइंटेड फॉर वन पर्टिकुलर एरिया और मोर, मीन्स एक ज्यूरिसडिक्शन का भी हो सकता है वो ऑफिसर, और उस ऑफिसर के पास मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन भी हो सकती हैं. द ड्यूटी ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर इज टू क्रिएट, क्या ड्यूटी है, congenial atmosphere in the industry so that the employer and workman can reconcile their differences through persuasion and mediation by the conciliation officer. मतलब समझौता अधिकारी ऐसा वातावरण क्रिएट करेगा, ऐसा माहौल क्रिएट करेगा उस conciliation proceedings के दौरान कि जो इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर साइड है और वर्कमैन साइड है वो बैठ के अपने डिस्प्यूट, अपने डिफरेंसेस को सुलझा के परसुएशन से, बातचीत से, समझौते से, बीच बचाव मीडिएशन से, जो कि कॉन्सिलिएशन अधिकारी के मीडिएशन से, परसुएशन से, समझाने से ये लोग अपने बीच के डिफरेंसेस को दूर करेंगे. ये काम रहेगा कॉन्सिलिएशन ऑफिसर का. द ऑफिसर प्रमोट सेटलमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन इन एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. मतलब वो अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के दौरान दोनों पार्टीज को बैठा के उनके बीच की सेटलमेंट करवाने का काम करेगा समझौता अधिकारी और कॉन्सिलिएशन ऑफिसर. इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, इस केस में क्या होगा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मींस हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, इसकी डेफिनेशन में कि प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर, ये सब जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं. तो in a public utility service his basic duty is to ascertain the point of difference and induce the party to reach a fair and amicable settlement. तो कि एक ऐसे करके डिफरेंसेस को समझे जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है और हर पार्टी को एक अमिकेबल और फेयर सेटलमेंट की ओर ले जाने का कार्य करे. बट ही हैज़ नो पावर टू प्रोनाउंस अ जजमेंट. सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्सिलिएशन ऑफिसर सिर्फ एक सेटलमेंट करवा सकता है. ही में ब्रिंग बोथ द पार्टीज टुगेदर एंड विद द परसुएसिव मेथड्स ही कैन ब्रिंग देम टू एमिकेबल सेटलमेंट, बट ही हैज़ नो पावर टू प्रोनाउंस अ जजमेंट और टू गिव अ डिसीजन. वो किसी को डिसीजन नहीं दे सकता, वो किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता, वो दोनों पार्टीज के बीच में समझौता करवा सकता है व्हेन ही इज एक्टिंग एज अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर. कई बार ऐसा होता है सेम अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर कॉन्सिलिएशन ऑफिस करेगी, बट इन अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट अगर इफ ही इज एक्टिंग एज अ अथॉरिटी तो वहाँ पे वो अपना फैसला सुना सकता है, अपना डिसीजन दे सकता है. ठीक है, वहाँ पे ही हैज़ एडजुडिकेटिंग पावर. ठीक है, बिकॉज दैट इज ही इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी. बट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट व्हेनेवर that officer is acting as a conciliation officer, he has no power to pronounce a judgment, ठीक है, or to give a order. The officer has to send his report or memorandum of settlement to the government within 14 days. Within 14 days from the date of start of the conciliation proceedings. 14 दिन के अंदर अंदर जब से conciliation proceedings स्टार्ट हुई है, 14 दिन के अंदर अगर उनका सेटलमेंट हो जाता है, दोनों पार्टीज का समझौता हो जाता है, तो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, और अगर नहीं होता है तो भी एक रिपोर्ट सरकार को भेजनी पड़ेगी 14 दिन के अंदर अंदर. इवन इफ द सेटलमेंट इज नॉट अराइव्ड एट, ही हैड टू सेंड अ फेल्योर रिपोर्ट. फेल्योर FOC बोलते हैं, FOC, फेल्योर ऑफ कंसिलिएशन. FOC रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी. ईदर ही शुड सेंड द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट और ही शुड सेंड द फेल्योर ऑफ FOC रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ स्टेप टेकन बाय हिम, उसने क्या क्या कोशिशें की, और रीजन देना पड़ेगा कि क्यों वो समझौता नहीं करवा पाया, क्यों उन दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया. द टाइम टू सबमिट द रिपोर्ट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉन्सिलिएशन ऑफिसर. जो टाइम है 14 डेज का जो रिपोर्ट सबमिट करने का है, अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं विद द अप्रूवल ऑफ कॉन्सिलिएशन तो वो एक्सटेंड किया जा सकता है, वो बढ़ाया जा सकता है.
In case the officer says the settlement was failed, government can refer the matter to conciliation board or to labor court or to tribunal or to national tribunal, and the settlement is binding for 6 months, and if some settlement comes into, then that is binding for 6 months or as agreed by both the parties unless revoked by any party within 2 months notice. क्या रहेगा कि सबसे पहले कॉन्सिलिएशन, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, वन इज एम्प्लॉयर वन इज एम्प्लॉय. सबसे इजीली लेमैन लैंग्वेज के अंदर सीखते हैं. दो पार्टी हैं एक इंडस्ट्री की, एम्प्लॉयर साइड और एम्प्लॉय साइड या वर्कर साइड, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया. डिस्प्यूट हो गया तो सबसे पहले उन्होंने वर्क्स कमेटी अगर वहाँ लागू है तो बैठ के समझौता करने की बाईपार्टाइट कोशिश की, नहीं हो पाई. तो सेक्शन 4 के अंदर वो थर्ड पार्टी, ट्राईपार्टाइट के अंदर थर्ड पार्टी के पास गए. थर्ड पार्टी इज कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, समझौता अधिकारी के पास गए, जो कि लेबर कमिश्नर यूजुअली होते हैं. ठीक है, वहाँ गए कि हम दोनों का सेटलमेंट नहीं हो पाया है. वहाँ पे कॉन्सिलिएशन ऑफिसर बाय हिज मेथड ऑफ परसुएशन, ठीक है, और नेगोशिएशन और मीडिएशन, वो उन लोगों की समझौता करवाने में हेल्प करेगा, सेटलमेंट करवाने में मदद करेगा. तो अगर सेटलमेंट हो जाती है कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग होने के 14 दिन के अंदर अंदर, तो सेटलमेंट की रिपोर्ट सरकार को भेज देगा. अगर नहीं होती है तो फेलियर ऑफ कॉन्सिलिएशन की रिपोर्ट भी सरकार को भेजनी पड़ेगी. ये 14 दिन का टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है कॉन्सिलिएशन ऑफिसर की परमिशन से, अप्रूवल से, अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं तो. ठीक है, अब दो केस हुए, ये सेटलमेंट होगी तो वो सेटलमेंट बाइंडिंग रहेगी 6 महीने तक, अगर उसके अंदर कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया सेटलमेंट में, या फिर अगर कोई टाइम मेंशन किया गया है तो टिल दैट टाइम वो सेटलमेंट लागू रहेगा, बाइंडिंग रहेगा दोनों पार्टीज पे. ठीक है, और कोई भी पार्टी उसको अगर पहले, जब तक वो उसको रिवोक करना चाहे, उसको ख़त्म करना चाहे सेटलमेंट को, तो उसे मिनिमम 2 मंथ का पीरियड का नोटिस देना पड़ेगा. अब दूसरा केस क्या था, फेलियर ऑफ कॉन्सिलिएशन हो गया, कॉन्सिलिएशन फेल होगी, तो गवर्नमेंट रिपोर्ट भेजने के बाद गवर्नमेंट उस मैटर को या तो लेबर कोर्ट या कॉन्सिलिएशन बोर्ड या ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल किसी को भी रेफर कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी ग्रेविटी ऑफ द मैटर, डिपेंडिंग अपॉन दी ग्रेविटी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. सेक्शन 5 के अंदर आता है बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन. अ बोर्ड ऑफ सेटलमेंट और कॉन्सिलिएशन में बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. बोर्ड बनाया जा सकता है सरकार के द्वारा. इसके कितने मेंबर होंगे? There will be 1 chairman and 2 or 4 members depending upon the gravity of the matter, depending upon the nature of the dispute. तो एक चेयरमैन या 2 मेंबर हो सकते हैं, एक चेयरमैन या 4 मेंबर हो सकते हैं. ठीक है, ये 2 और 4 क्यों हैं? क्योंकि सो दैट इनकी जो वोटिंग हो, इनके जो फैसले हो, ये नहीं है कि एक मेंबर और एक वो हो गया तो दोनों आपस में क्लैश हो जाएंगे. इन दोनों का बराबर इक्विवेलेंट वोट रखने के लिए 2 और 4 रखा गया है. वाइल द चेयरमैन इज एन इंडिपेंडेंट मेंबर, चेयरमैन इंडिपेंडेंट मेंबर रहेगा, और जो 2 या 4 मेंबर होंगे वो एक एम्प्लॉयर साइड को रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे वर्कमैन साइड को रिप्रेजेंट करेंगे इन इक्वल प्रोपोर्शन, सो दैट किसी की तरफ भी पलड़ा झुकाव ना हो. A dispute is referred to by the board by the government. Board's duty is to investigate the dispute को investigate करे, inquiry करे, and submit the report within 2 months, 2 महीने के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट सबमिट करे सरकार को. जो टाइम है वो अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है तो उससे बिटवीन द पार्टीज अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है तो सिमिलर टू कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग यहाँ भी टाइम बढ़ाया जा सकता है. और गवर्नमेंट अपने मन से भी अगर उसको लगता है कि जरूरी मैटर है और टाइम लगेगा तो बियॉन्ड 2 मंथ्स गवर्नमेंट खुद से भी सुओ मोटो इसका टाइम बढ़ा सकती है. तो ये हमने देखा बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन. द बोर्ड्स रोल इज ऑल्सो परसुएसिव. जैसे कॉन्सिलिएशन ऑफिसर का रोल था, ऐसे ही बोर्ड का रोल भी परसुएसिव इन नेचर है कि दोनों पार्टीज को परस्यू करना, दोनों पार्टीज को मीडिएट करके एक सेटलमेंट पे लेके आना और रिपोर्ट सेंड करना अलोंग विद मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट. इसी तरह अगर यहाँ भी सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो फेलियर रिपोर्ट, FOC फेलियर ऑफ कॉन्सिलिएशन रिपोर्ट सेंड करनी है गवर्नमेंट को कि क्या हमने ये स्टेप्स लिए थे लेकिन समझौता नहीं हो पाया, इस वजह से नहीं हो पाया, और उसके बाद गवर्नमेंट वही अपना काम करेगी. उस फेलियर रिपोर्ट को देख के मैटर को लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल को रेफर कर देगी. एंड इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हमने देखा था, इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स द पार्टीज इफ इट डिसाइड नॉट टू रेफर द डिस्प्यूट टू लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल. अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पब्लिक यूटिलिटी के अंदर वहाँ हम नहीं भेजेंगे लेबर कोर्ट और ट्राइब्यूनल में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा,
तो गवर्नमेंट को उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नेसेसरी है उनका दोनों पार्टीज को इन्फॉर्म कर। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6 के अंदर दिया गया है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट वर्ड से आपने देख लिया कि यहाँ पे समझौता नहीं होगा, यहाँ पे आपसे रिनेगोशिएशन से बात नहीं बनेगी, यहाँ पे ऑर्डर आएगा, अवार्ड आएगा, ठीक है। एज एंड व्हेन द नीड अराइजेज, जब भी जरूरत पड़े, द गवर्नमेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। दिस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैज टू फाइंड आउट द मैटर कनेक्टेड विद और रिलेवेंट टू अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जब जरूरत पड़ेगी, लुकिंग इनटू द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप करेगी सरकार, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा मेंबर हैं तो उनमें से एक को चेयरमैन बनाया जाएगा और बाकी लोग बनेंगे इंडिपेंडेंट पर्सन्स को मेंबर बनाया जाएगा। अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लुक्स इनटू ओनली दोज मैटर्स विच आर रेफर्ड टू इट बाय द गवर्नमेंट। सिर्फ उन्हीं मैटर को देखेगी जो गवर्नमेंट ने इनको रेफर किए हैं, उससे अलग इंक्वायरी नहीं करेगी। मतलब अगर कोई वेज रिवीजन से रिलेटेड मैटर को रेफर किया है तो वो वेज रिवीजन से रिलेटेड तथ्य देखेगी, सेफ्टी कंडीशन से रिलेटेड तथ्य नहीं देखेगी। एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू दी गवर्नमेंट ऑर्डिनरी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस। 6 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करेगी सरकार को, जो मैटर पे सरकार ने इनको रेफर किया है डिस्प्यूट उसी पे, और इसके एक या एक से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। दिस इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट इज लेबर कोर्ट, जिसका नाम आप लोगों ने सबसे ज़्यादा सुना होगा कि लेबर कोर्ट, उसको ये नहीं मिला तो लेबर कोर्ट चले जाएंगे, उसको वो नहीं मिला तो लेबर कोर्ट चले जाएंगे। बेसिकली जो फर्स्ट, अगर सैलरी नहीं मिली लेबर कोर्ट जाएंगे, नौकरी से निकाल दिया तो लेबर कोर्ट जाएंगे, वो यूजुअली लेबर कोर्ट नहीं जाते, वो बेसिकली जाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत सबसे पहले कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास, ठीक है। अगर वहाँ पे फेल हो जाता है तो लेबर कोर्ट का प्रोविजन आता है, ठीक है। तो जो टर्म आम पार्लेंस में लोग लोकल में यूज़ करते हैं कि लेबर कोर्ट जाएंगे, वो लेबर कमिश्नर ऑफिस को बोला जाता है लेबर कोर्ट जाएंगे, ठीक है। ये सेक्शन 7 में दिया गया है कि द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर लेबर कोर्ट फॉर डिसाइडिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। डिसाइडिंग वर्ड आया है यहाँ पे, क्या है, ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है, ना कि सेटलमेंट करवाया जाएगा। एंड डिस्चार्जिंग अदर फंक्शन असाइंड टू इट अंडर द एक्ट। द फॉलोइंग आर द नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यहाँ पे जज वर्ड यूज नहीं किया है, बिकॉज ही इज नॉट अ जज, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी जो कि वहाँ पे बैठेगा ऑफ अ लेबर कोर्ट। ही इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। उसकी नेसेसरी क्वालिफिकेशन क्या है, या तो वो करंट में या फिर पहले हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज डीजे रहा हो, डिस्ट्रिक्ट या एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, कब मिनिमम 3 साल के लिए, 3 या 3 से ज़्यादा साल के लिए, या फिर अन्य किसी इंडिया के अंदर जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो 7 या 7 से ज़्यादा साल के लिए, ठीक है। या फिर अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा हो किसी स्टेट लेबर कोर्ट का फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, और या फिर ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट का केस का देख रहे हैं, या फिर वो डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर रहा हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, या स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट लेबर डिपार्टमेंट रहा हो। और इसके साथ उसकी मैंडेटरी कंडीशन क्या है, उसके बाद डिग्री इन लॉ होना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबर डिपार्टमेंट में, जिस 7 साल के एक्सपीरियंस में से 3 साल एज ए कॉन्सिलिएशन ऑफिसर काम किया हुआ होना चाहिए। तो हमने देखा सबसे पहले जज ऑफ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फॉर नॉट लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, एनी जुडिशियल ऑफिसर विद नॉट लेस देन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी स्टेट लेबर कोर्ट विद नॉट लेस देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर डिप्टी CLC दैट इज डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट लेबर डिपार्टमेंट, जिसके पास लॉ की डिग्री हो और कम से कम 7 साल का लेबर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस हो, जिसके अंदर से 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर हो। तो इन लोगों में से किसी को भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट बनाया जा सकता है। अ लेबर कोर्ट शेल कंसिस्ट ऑफ 1 person ओनली। 1 person मीन्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सिर्फ एक ही आदमी हो रहेगा, यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं बनेगा जिसमें मेंबर और चेयरमैन होंगे, सिर्फ 1 person होगा अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अ पर्सन हु इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन
या तो इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर 65 ईयर की एज पहुंच गया है, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड और नॉर कैन कंटिन्यू टू बी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो या तो वो किसी इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब वो अगर कहीं अटैच्ड है, मान लो किसी ऑफिस के साथ कोई डिप्टी सीएलसी को बना दिया गया, लेकिन वो करंटली डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर भी है, तो और उसको सारी क्वालिफिकेशन के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है, तो उस केस में वो बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इज ही शुड बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, नंबर 1। ठीक है, मतलब उस ऑफिस से वो अटैच्ड नहीं होना चाहिए और 65 ईयर की उम्र भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं। लेबर कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू एडजुडिकेट, यहाँ पे सेटलमेंट या फिर कंसिलिएशन वर्ड नहीं किया है, एडजुडिकेट मतलब फैसला सुनाएंगे, ठीक है, निर्णय देंगे। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेफर टू इट और वन और रिलेटिंग ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन दी सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट, जो मैटर सेकेंड शेड्यूल हैं एक्ट के, उनके अंदर जो मैटर स्पेसिफाई किए गए हैं उनसे रिलेटेड जो फैसले सुनाए जाएंगे वो सुनाएंगे लेबर कोर्ट। क्या क्या है? लीगैलिटी और प्रोप्राइटी ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑर्डर इश्यूड अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर, कोई स्टैंडिंग ऑर्डर हुआ है उसकी लीगैलिटी या इलीगैलिटी या फिर उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है उसके बारे में डिसाइड कौन करेगा? लेबर कोर्ट। ठीक है, किसी भी स्टैंडिंग ऑर्डर की एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन देखेगा लेबर कोर्ट। डिस्चार्ज, डिसमिसल, रीइंस्टेटमेंट और ग्रांट ऑफ रिलीफ टू अ वर्कमैन का भी केसेस को देख सकता है, लेबर कोर्ट के अंदर जाएंगे। किसी को निकाल दिया है, डिसमिसल किया है या किसी को परमानेंट नहीं किया है, रीइंस्टेट नहीं किया है निकालने के बाद, ये सब मैटर लेबर कोर्ट देखेगा। विड्रॉल ऑफ एनी कंसेशन और प्रिविलेजेस विच वाज बीइंग पेड और गिवन टू अ वर्कर एज अ कस्टमरी पेमेंट और प्रिविलेज, मान लो पहले किसी को घर दे रखा था या गाड़ी दे रखी थी, वो फिर एकदम से या कोई और प्रिविलेज दे रखा था वो हटा लिया गया सुओ मोटो, तो उसको देखेगा। किसी स्ट्राइक या लॉकआउट की लीगैलिटी या इलीगैलिटी को देखेगा लेबर कोर्ट। और एनी अदर मैटर ऑफ द थर्ड शेड्यूल विच अप्लाइज टू एक्टिविटीज विद लेस देन 100 वर्कमैन और नॉट अ मैटर कवर्ड बाय थर्ड शेड्यूल। ठीक है, ये बेसिकली सेकंड शेड्यूल के देखने थे लेबर कोर्ट को मैटर, लेकिन ऐसे मैटर जो कि थर्ड शेड्यूल में है लेकिन वहाँ पे 100 से कम लोग काम कर रहे हैं, वो मैटर भी लेबर कोर्ट अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में देख सकता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू डिसाइड एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सिमिलर काम है इसका भी। इट हैज ऑल्सो 1 पर्सन ओनली। ठीक है, इसके यहाँ भी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही होगा ट्राइब्यूनल में। हु हैज़ बीन और इज हाई कोर्ट जज भी हो सकता है, जो हमने देखा, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर वही जो डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर वाली जो अमेंडमेंट करके वो कंडीशन डाली गई थी कि डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट विद मिनिमम 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लेबर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल के क्या काम रहेंगे? ट्राइब्यूनल हैव टू फंक्शन विद इन द लिमिट इम्पोज्ड बाय द लॉ अंडर विच दे हैव बीन क्रिएटेड। ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए ट्राइब्यूनल क्रिएट किए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का काम है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उनसे रिलेटेड जो लिमिट्स दायरे बनाए गए हैं उनके दायरों में काम करें। इट हैज़ टू एडजुडिकेट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग मैटर वेदर स्पेसिफाइड इन सेकंड और थर्ड शेड्यूल, मतलब इसके पास सेकंड और थर्ड दोनों शेड्यूल की पावर दी गई है एडजुडिकेट करने की। ठीक है, एंड परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे बी असाइंड टू हिम बाय द appropriate government. The tribunal shall hold its proceeding expeditiously, मतलब जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से ही अपनी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करेगा। एंड shall submit its award, यहाँ पे हमने सेटलमेंट यूज नहीं किया, अवार्ड वर्ड होएगा, जो ऑर्डर होएगा ट्राइब्यूनल का उसको हम बोलते हैं अवार्ड। अवार्ड टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, जो भी गवर्नमेंट इनको जब रेफरेंस करती है आफ्टर द फेलियर ऑफ कंसिलिएशन उसके अंदर एक टाइम फ्रेम दिया होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर ये सारी प्रोसीडिंग करके जो सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल से रिलेटेड मैटर है वो अपना अवार्ड सबमिट करेंगे। अवार्ड हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था, एनी ऑर्डर बीइंग प्रोवाइडेड और प्रोमलगेटेड और अवार्डेड बाय द ट्रिब्यूनल इन द कोर्स ऑफ देयर प्रोसीडिंग्स। नेशनल ट्राइब्यूनल सेक्शन 7B, a national tribunal is constituted by the central government because national word is there and it is of wide importance, national importance, only to decide, सिर्फ उसी चीज को डिसाइड करेगा, an industrial dispute of national importance or which affects the interest of establishment situated in more than one state, मतलब या तो वो एक
राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, का मुद्दा होगा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, मतलब पूरे ऑयल सेक्टर के अंदर हड़ताल होगी, पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर हड़ताल होगी या समथिंग लाइक दैट, तो उसको देखेगा। या फिर कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जिनकी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसेज मोर देन वन स्टेट में हैं, उनके लिए भी नेशनल ट्राइब्यूनल सेटअप किया जा सकता है। यहाँ भी एक ही आदमी होगा, हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी हाई कोर्ट जज होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर कोई और नहीं हो सकता, हु इज और हैज़ बीन अ हाई कोर्ट जज, यहाँ पे हाई कोर्ट जज ही होगा, ठीक है। द गवर्नमेंट में अपॉइंट 2 or more persons एज असेसर्स टू एडवाइज द ट्राइब्यूनल इन इट्स वर्क। 2 और लोग जिनको हम असेसर्स बोलेंगे वो इसके अंदर अपॉइंट कर सकती है सरकार, तो ट्राइब्यूनल को एडवाइस करेगा डे टू डे वर्क के अंदर। तो ये काम कैसे करते हैं? हाउ डू लेबर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल डिसाइड्स एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कैसे डिसाइड करता है? एज इन केस ऑफ कंसिलिएशन बोर्ड और द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, द एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज रेफर टू लेबर कोर्ट। यहाँ भी लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल बाय द गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रेफर किया जाता है। एंड व्हेन द डिस्प्यूट रिलेट्स टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, ऑन वेयर द नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट हैज बीन सर्व्ड, इट इज कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट टू रेफर द डिस्प्यूट फॉर एडजुडिकेशन टू दीज अथॉरिटीज। इन अदर केसेस द गवर्नमेंट में रेफर द डिस्प्यूट ओनली व्हेन इट इज सेटिस्फाइड। मतलब यूजुअली क्या होता है, पहले कंसिलिएशन ऑफिसर के पास भेजते हैं और फिर या फिर कंसिलिएशन बोर्ड के पास भेजते हैं, वहाँ पर सेटलमेंट चलती है, नहीं चलती है, फोसी हो जाती है। उसके बाद अगर वो चाहें तो फेलियर ऑफ कंसिलिएशन रिपोर्ट के बेस पे मैटर टू मैटर डिसाइड करती है सरकार कि इसको ट्राइब्यूनल या लेबर कोर्ट पे भेजना है या नहीं है। लेकिन अगर वो मैटर अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मैटर है, तो उसको और वहाँ पे स्ट्राइक और लॉकआउट का कोई नोटिस सर्व किया गया है, तो इट्स कंपलसरी फॉर द गवर्नमेंट टू रेफर द मैटर फॉर एडजुडिकेशन। ये जरूरी हो जाता है, कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रखा है। डिसीजन ऑफ द लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई समझौता नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ मिल रहा है अवार्ड और ऑर्डर दिया जाएगा कोर्ट एक जुडिशियल बॉडी के द्वारा, तो ये बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज पे या फिर जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं डिस्प्यूट की। एंड द डिसीजन बिकम्स एनफोर्सेबल आफ्टर 30 days ऑफ इस पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट। सबसे पहले ये क्या है, लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो अवार्ड होंगे वो किसको सबमिट करेंगे? सरकार को सबमिट करेंगे। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिन्होंने मैटर को रेफर किया था उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद वो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको भारत सरकार है मान लीजिए, तो भारत सरकार के ऑफिशियल गजट को आधिकारिक गजट के अंदर उसको पब्लिश करेगी और पब्लिश होने के 30 दिन के बाद वो एनफोर्सेबल हो जाएगा। मतलब उसकी वायलेशन के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है, दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग हो जाएगा 30 दिन के बाद आफ्टर पब्लिकेशन इन दी ऑफिशियल गजट। एंड कितने टाइम तक ऑपरेटिव रहेगा? एंड रिमेन्स ऑपरेटिव फॉर 1 year और एज रिड्यूस्ड और एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो 1 साल के लिए अगर उसमें टाइम फ्रेम नहीं दिया गया तो 1 साल के लिए वो ऑपरेटिव रहेगा, ऑपरेशन में रहेगा। और ये जो 1 साल की समय सीमा है ये सरकार चाहे तो घटा या बढ़ा सकती है। हाउएवर द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द अवार्ड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट कमिंग इनटू फोर्स। जबकि सरकार इसको 3 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। तो मतलब 1 साल हो गया, मान लो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया, मान लो ये नहीं कि 3 साल से आगे भी इसको बढ़ाती जा रही है, 3 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। और अगर वो एन्यूल भी हो जाता है, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड द अवार्ड्स रिमेन ऑपरेटिव अनलेस इट इज एन्यूल्ड बाय एनी पार्टी आफ्टर 2 months नोटिस। ये जो अवार्ड है मान लीजिए 1 साल का लिए था और 1 साल पूरा हो गया, मतलब एक्सपायरी डेट आ गई, तो भी वो अवार्ड ऑपरेटिव रहेगा एक्सटेंडेड पीरियड में, तब तक रहेगा जब तक कोई भी एक पार्टी, इधर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, कोई भी एक पार्टी 2 महीने का नोटिस देके उसको ख़त्म नहीं करवाती है, उसको एन्यूल नहीं करवाती है। तो द गवर्नमेंट मे नॉट इम्प्लीमेंट द अवार्ड ऑन ग्राउंड ऑफ सोशल जस्टिस और नेशनल इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अब मान लो इनको अवार्ड तो मिल गया नेशनल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट से, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको
गजट में पब्लिश ना भी करे या इम्प्लीमेंट ना करे उस अवार्ड को, किस लिए, अगर जो फैसला होगा वो सोशल जस्टिस या नेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए अगर वो इम्प्लीमेंट करने से रोक भी सकती है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये हमने देखा कि कैसे करते हैं लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल काम अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये सब आप देख रहे थे एडुकेशियस द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज एंड इंडियाज फर्स्ट लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है, विच इज एट अ वेरी नॉमिनल रेट्स, and you can visit us at theeducacious.com. You may write us at skmaverick0411@gmail.com, and you may WhatsApp your queries, WhatsApp your doubts, or you can personally ask me if you have some queries like service profile, job profile, nature of work, or any wage related query. ठीक है, तो ये सब आप कुछ भी पूछना चाहें मेरे से पूछ सकते हैं। यू मे व्हाट्सएप योर क्वेरी ऑन 7428608250. Myself SK Bura, and I was teaching you the Industrial Dispute Act Part 2. Thank you very much. Jai Hind.